हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी भटनेर आईएएस। भटनेर आईएएस के यूट्यूब चैनल के अंदर हम एनसीईआरटी साइंस सीरीज शुरू कर चुके हैं। 8th साइंस क्लास के हम 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और आज हमारा 5th चैप्टर रहेगा कोल एंड पेट्रोलियम, यानी कि कोयला एवं पेट्रोलियम। तो इस चैप्टर के अंदर हम जो कार्बन कंटेंट की प्रेजेंस है या कार्बन के अलग अलग फॉर्म्स हैं, फ्यूल हैं जो हमारे अलग अलग उनके सोर्सेज और उनके यूजेस के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, अगर हम बात करें हमारे डेली रूटीन की तो बहुत जो हमारा डिपेंडेंसी है फ्यूल के ऊपर रहती है। तो ये जो फ्यूल्स हैं वो हमें कहाँ से मिल रहे हैं? फ्यूल का जो मेन कंटेंट है वो क्या है? कार्बन है। कार्बन इज अ मेजर सोर्स ऑफ द फ्यूल एंड द सोर्स ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ फ्यूल इज कार्बन। सो वी यूज फ्यूल एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर डेली लाइफ। तो डेली लाइफ में हम जो भी हमारी चीज़ें जो ज़रूरतें पूरा करती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? रिसोर्स। ठीक है, रिसोर्स यानी कि संसाधन। हिंदी में आप इसे क्या कहते हैं? संसाधन। तो जितने भी नेचुरल यानी कि प्रकृति में उपलब्ध हैं रिसोर्सेज उनको हम क्या कहेंगे? नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो प्राकृतिक संसाधन जो हैं वो क्या होते हैं? दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे कि एयर है, वाटर है, सॉइल है, मिनरल्स हैं, ये सभी हमें कहाँ से मिलते हैं? हमें नेचर से मिलते हैं। तो ये क्या कहलाएंगे? नेचुरल रिसोर्सेज। तो इन्हीं नेचुरल रिसोर्सेज को आगे हम 2 कैटेगरीज में स्टडी कर सकते हैं। कौन कौन सी? इनएग्जॉस्टिबल एंड एग्जॉस्टिबल। इनएग्जॉस्टिबल को हम हिंदी में क्या कहते हैं? अक्षय। अक्षय यानी कि जिसका क्षय नहीं हो सकता। अक्षय प्राकृतिक संसाधन यानी कि ऐसे संसाधन जो हमारे लिए अनलिमिटेड क्वांटिटी में नेचर में प्रेजेंट हैं, जो कभी भी खत्म नहीं हो सकते। जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं वो उनको एक्सप्लॉइट तो कर रही हैं लेकिन उनको ख़त्म नहीं कर रही हैं। तो उन रिसोर्सेज को हम क्या कहेंगे? इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे कि एयर है, सनलाइट है। क्या आपको लगता है हवा कभी ख़त्म होगी? सूरज की रोशनी कभी ख़त्म होगी? नहीं ना। तो ये हमारे क्या कहलाएंगे? इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। और वहीं ऐसे रिसोर्सेज जो एक लिमिटेड क्वांटिटी में यानी कि एक सीमित मात्रा में हमारी प्रकृति में उपलब्ध हैं उन्हें हम क्या कह देंगे? एग्जॉस्टिबल यानी कि खत्म होने वाले या क्षय जो हो सकते हैं वो प्राकृतिक संसाधन। जैसे हम देखिए, कोयला है, पेट्रोलियम है, मिनरल्स हैं, फॉरेस्ट हैं, जंगलों को हम लगातार क्या कर रहे हैं? काटते चले जा रहे हैं। तो ये रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे? हमारे एग्जॉस्टिबल। ठीक है, तो यहीं पर हम बात कर रहे हैं फॉसिल की। फॉसिल को आप हिंदी में कहते हैं जीवाश्म। ठीक है, जीवों का अंश या हम कह सकते हैं। तो जो भी रिमेन्स होते हैं प्लांट्स के और एनिमल्स के, वो समय के अनुसार चेंज हो जाते हैं। उनके जो फॉर्म है वो बदल जाता है, उनका रूप बदल जाता है और उसी बदले हुए रूप को हम क्या कह देते हैं? फॉसिल यानी कि जीवाश्म। ठीक है, तो अब ये कैसे होता है? जो कुछ एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इन सब के जो डेड रिमेन्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? ज़मीन के अंदर दब जाते हैं और समय के साथ साथ ये किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? फॉसिल फ्यूल्स के अंदर ये कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ये सब हमारे लिए क्या कहलाते हैं? फॉसिल फ्यूल यानी कि जीवाश्म ईंधन हम इन्हें कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो जीवाश्म ईंधन है वो क्या होगा? हमारा कोल। कोल जिसे आप हिंदी में क्या कहते हैं? कोयला। Coal is a fossil fuel that was formed by the decay of vegetation which existed million of years ago. It is a non-crystalline form of carbon. यानी कि जो कोयला है वो हमें कैसे मिलता है? जो प्लांट्स होते हैं जब वो डिके होते हैं, ज़मीन के नीचे दब जाते हैं, तो लाखों लाखों सालों में जब अर्थ के नीचे प्रेशर लगता है, टेम्परेचर लगता है और एयर की एब्सेंस होती है, तो जो प्रोसीजर चलता है उसी प्रोसीजर के फलस्वरूप जो रिजल्टेंट है हमारे पास क्या बन जाता है? कोयला यानी कि कोल। और ये फॉर्म कार्बन की कौन सी है? नॉन क्रिस्टलाइन। ठीक है, अक्रिस्टलीकृत जो फॉर्म है ये कोयले कार्बन की हमें मिलती है। तो यहाँ पर हम अब पढ़ते हैं कार्बनाइजेशन यानी कि कार्बनीकरण। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ये हैं हमारे वेजिटेटिव पार्ट्स हैं या जो वेजिटेशन है, प्लांट्स हैं, ये जब ज़मीन के नीचे दब जाते हैं तो इनका जो कन्वर्जन हो जाता है कोयले के अंदर, ये जो प्रोसेस है जो कई कई सालों, लाखों, करोड़ों सालों तक चलता आ रहा है, तो उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं?
कार्बनाइजेशन। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। ठीक है, यानी कि जो पौधों के अवशेष हैं, रिमेन्स हैं, डेड रिमेन्स हैं, उनके कोयले में बदलने के जो धीमा जो प्रक्रम है, प्रोसेस है, उसी को कार्बनीकरण कहा जाता है। ठीक है, तो यहीं पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जो कोयला है हमारी अर्थ की सरफेस में बहुत गहराई में मिलता है ना। और इंडिया की अगर हम बात करें तो जो मेजर कोल माइंस हैं, कोयले की जो खदानें हैं, वो हमें कहाँ कहाँ मिलती हैं। देखिए, वेस्ट बंगाल के अंदर है ना, वेस्ट बंगाल आपने सुना है, वेस्ट बंगाल के अंदर मिलती हैं। उड़ीसा है, झारखंड है, उड़ीसा हुआ, झारखंड है, ठीक है, मध्य प्रदेश है। यहाँ पर जो है हमें मेनली जो है कोल माइंस मिलती हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें जो लार्जेस्ट नंबर है, यानी कि इन जगहों पर भी जो सबसे ज़्यादा संख्या में जो हमें कोल माइंस मिलती हैं, वो कहाँ मिलती हैं। आपने नाम बहुत सुना होगा, झारिया एंड बोकारो। सुना है आपने नाम? नहीं सुना तो आप सुन लीजिए, झारिया एंड बोकारो। कहाँ है ये झारखंड के अंदर हैं। दोनों जगह कहाँ पर हैं? झारखंड के अंदर। ठीक है, और इसी के साथ साथ जो हमारी एक और है रानीगंज, रानीगंज भी नाम आपने सुना होगा। ये कहाँ पर है? ये हमारा वेस्ट बंगाल के अंदर है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जो हमारी कोयले की खदानें हैं इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा कहाँ कहाँ है? वेस्ट बंगाल के अंदर, उड़ीसा के अंदर, झारखंड है, मध्य प्रदेश है। ठीक है, तो ये जो है हमारी सबसे ज़्यादा खाने हैं। और इसमें भी जो सबसे ज़्यादा नंबर कहाँ पर है? झारिया बोकारो जो कहाँ है? झारखंड के अंदर, और रानीगंज जो कहाँ है? वेस्ट बंगाल के अंदर। ठीक है, तो ये हुआ हमारा कोयले के बारे में। और अब जैसे हमने देखा कि जो हज़ारों मिलियंस ऑफ ईयर्स जो लग जाते हैं, लाखों साल लग जाते हैं, और जो मार्शी एरिया है लैंड का, जिसे हम स्वैम्प कहते हैं, वहाँ पर बड़े बड़े ट्री हैं, जाइंट फर्न्स हैं, मॉसेज हैं, वो ग्रो करते हैं, दब जाते हैं। तो यहीं पर आपको कुछ चीज़ें जो मैं बताती हूँ। देखिए, एज द ट्रीज एंड प्लांट्स लॉस्ट देयर लीव्स एंड डाइड, देयर लीव्स एंड द डेड मटेरियल्स फॉर्म्ड इनटू लेयर्स ऑफ rotting vegetation. Pressure from above pushed these layers together to form a layer of soft material called peat. आपने सुना होगा कोयले की अलग अलग फॉर्म्स होती हैं, पीट एंड लिग्नाइट। तो जो सॉफ्ट फॉर्म है उसे हम क्या कहते हैं? पीट। यानी कि जब एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर जम जाती हैं और जो ऊपर से प्रेशर आने की वजह से जो नीचे वाला मटेरियल है वो सॉफ्ट मटेरियल बन जाता है ना। कोयले का जो सॉफ्ट फॉर्म होती है उसको हम क्या कह देते हैं? पीट कहते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से समटाइम्स मड एंड सैंड वर वॉश्ड ओवर द लेयर्स ऑफ द पीट, प्रेसिंग देम फर्दर एंड इवन टाइटर टुगेदर। और अब इस पीट के ऊपर जब ऊपर से और ज़्यादा प्रेशर डलता है, ऊपर से और ज़्यादा जब लेयर्स जमती चली जाती हैं, तो ये कंप्रेस होता है, ये कॉम्पैक्ट होने लगता है, इसकी जो फॉर्मेशन है वो टाइट होने लगती है, वो थोड़ा हार्ड होने लग जाता है। तो यहाँ पर जो फॉर्म बनती है, जो सॉफ्ट और ब्राउन बन जाता है, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्रेशर के कारण सॉफ्ट एंड ब्राउन फॉर्म में ये चेंज हो जाता है। इसको हम क्या कह देते हैं? लिग्नाइट। ठीक है, पीट, लिग्नाइट, तो ये आपने सुना हुआ है नाम। तो जो सबसे सॉफ्टर फॉर्म कहलाती है वो क्या होती है? पीट, और जब उसके ऊपर और ज़्यादा प्रेशर पड़ता है तो वो क्या बन जाती है? लिग्नाइट। ठीक है, और इसी तरीके से जब प्रेशर बढ़ता रहता है, जब गहराई में जाते हैं, तो ऊपर जो है लेयर्स और जमती चली जाती हैं, लेयर्स पे लेयर्स आती रहती हैं। और इसके साथ ही जो अर्थ के अंदर का जो मूवमेंट है, जो वो हेल्प करता है इस लिग्नाइट के और ज़्यादा हार्ड फॉर्म में आने में। अब ये जो लिग्नाइट होगा अर्थ के नीचे जाएगा, और ज़्यादा इसके ऊपर से प्रेशर आएगा, और अर्थ के नीचे का जो मूवमेंट है वो इसको और ज़्यादा कंप्रेस करेगा, जिससे ये और भी ज़्यादा हार्ड फॉर्म में, ब्लैक जो कोयला होता है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो कोयला है हमें 100 मीटर से 1300 मीटर तक गहराई में हमें मिलता है। क्लियर? अब इसके बाद हम बात करते हैं कोक की। ठीक है, कोक ये क्या है? ये सॉलिड रेजिड्यू है, अमॉर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन है, विच इज हार्डर एंड डेंसर देन चारकोल एंड इज यूज्ड एज अ फ्यूल। कोयले से और भी ज़्यादा सख्त है, हार्ड है और कॉम्पैक्ट है, डेंसर है, सघन है। ठीक है, चारकोल मतलब जो कोयला हमने ऊपर अभी पढ़ा है ये, तो इसको भी हम ईंधन की तरह यूज़ करते हैं। इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग सॉफ्ट कोल in the absence or little supply of air. It is black in color. It is used in the manufacturing of steel. तो ये जो कोक है जब हम कैसे मिलता है? तो जब चारकोल या कोयले को जब हम गर्म करते हैं
कैसे गर्म करेंगे? एयर की एब्सेंस में या बहुत थोड़ी अमाउंट में, जब एयर या ऑक्सीजन होगी उसकी तब जब हम चारकोल को जलाएंगे, हीट करेंगे, तब जो नई फॉर्म हमारे सामने आएगी उसी को हम क्या कह देंगे? कोक। ठीक है, ये भी डार्क कलर मतलब ब्लैक कलर होता है, हम कह सकते हैं, इजीली बर्न हो जाता है और कोयले की तरह धुआं भी इसमें बहुत कम होता है, मतलब कोयले में ज़्यादा होता है और इसमें धुआं कम होता है। तो जो ग्रेफाइट मैन्युफैक्चरिंग में हम इसे यूज़ करते हैं और जो गैसेज हैं, फ्यूल गैसेज हैं जैसे वाटर गैस वगैरह, इसमें भी हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि जब चारकोल को हम एयर की एब्सेंस में या बहुत थोड़ी प्रेजेंस में हम जलाते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? कोक। तो यही हमारे पास एक टर्म आ जाती है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। क्या होता है ये? अभी जैसे मैंने आपको बताया कि हम चारकोल को एयर की एब्सेंस में या बहुत कम एयर की प्रेजेंस में जब हम हीट करते हैं तो हमें कोक मिलता है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। द प्रोसेस ऑफ हीटिंग कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। क्लियर? तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से हमें कोयले की कौन सी फॉर्म मिलती है? तो हमें कोक मिलता है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। कोल टार, इसे आप हिंदी में क्या कहेंगे? कोल तार। ब्लैक थिक लिक्विड होता है, आपने डामर आम भाषा में आपने नाम सुना होगा, सड़कें बनाने के लिए इसको यूज किया जाता है, कोल तार होता है ये। ठीक है, तो ये क्या होता है? मिक्सचर होता है, लगभग 200 तरह के सब्सटेंसेस जो है इसके अंदर होते हैं और ऑयली लिक्विड होता है ये, और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से ही हमें मिलता है। जो कोयला है जब उसका डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन हम करते हैं, जैसे अभी हमने कोक बनाया था, उसी प्रोसेस में हमें आगे कोल तार भी मिल जाता है। क्लियर? और इसको हम जो नेफ्थलीन बॉल्स होती हैं, नेफ्थलीन बॉल्स जो हम अपने घर में मोथ्स होते हैं, छोटे मोटे कीड़े होते हैं, उनको दूर रखने के लिए हम यूज़ करते हैं, तो उनको बनाने में है, या डाइज हैं, प्लास्टिक्स हैं, परफ्यूम्स हैं, पेंट्स हैं और तरह तरह की जो दवाइयाँ हैं, ड्रग्स हैं, उनको बनाने में इस कोल तार का यूज़ किया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा हम देखें जो फोटोग्राफिक मटेरियल्स होते हैं, इन सब में भी इसका यूज़ करते हैं। क्लियर? तो ये हुआ हमारा कोल तार। अब हम बात करते हैं कोल गैस या कोयला गैस की। एक बाय प्रोडक्ट है दैट इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू फॉर्म कोक एंड इज यूज्ड एज अ फ्यूल। जो कोयला गैस है ये एक सह उत्पाद है, बाई प्रोडक्ट है, यानी कि साथ साथ में बन जाता है। किसके साथ में बन जाता है? जब हम कोयले से कोक बनाते हैं उस समय ही बीच में ही कोयला जो गैस है वो बन जाती है। इसको भी हम एज अ फ्यूल यूज करते हैं। इट इज यूज्ड एज इल्यूमिनेंट यानी कि रोशनी के लिए हम इसका एज अ फ्यूल यूज करते हैं। तो यहीं पर मैं आपको बताना चाहूंगी, देखिए 1810 के अंदर लंदन के अंदर जो है इस कोयल गैस का सबसे पहले यूज किया गया था स्ट्रीट लाइट्स के लिए। अभी मैंने आपको जैसे बताया ना कि इसको इल्यूमिनेटर की तरह हम यूज करते हैं, तो 1810 में लंदन के अंदर सबसे पहले कोयल गैस को यूज किया गया, ये किसके लिए? स्ट्रीट लाइट्स के लिए। ठीक है, और इसी तरीके से 1820 में न्यूयॉर्क के अंदर इसको यूज किया गया स्ट्रीट लाइट्स के लिए ही। ठीक है, स्ट्रीट लाइट्स के लिए इसको यूज किया गया। आपने देखा लंदन और न्यूयॉर्क कॉपी हमने अपने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था। कैसे पढ़ा था? हमने नायलॉन की फॉर्मेशन में पढ़ा था, है ना? नायलॉन, NY स्टैंड्स फॉर न्यूयॉर्क एंड LON स्टैंड्स फॉर लंदन। तो ये हमने पढ़ा था कि नायलॉन की जो फॉर्मेशन हुई थी, सिंथेसिस किया था, ये दोनों देशों के वैज्ञानिकों ने मिलकर किया था। ठीक है, तो चलिए ये हुआ हमारा कोल गैस यानी कि कोयला गैस। क्लियर? यहाँ तक समझ गए आप लोग? तो चलिए अब हम बात करते हैं पेट्रोलियम की। तो ये जो हमने पढ़ा, अब तक हमने कोयले के बारे में पढ़ा, अब हम बात करेंगे पेट्रोलियम की। पेट्रोलियम भी क्या है? एक फॉसिल फ्यूल है, जीवाश्म ईंधनी है, दैट इज ऑब्टेन्ड बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स ड्यू टू जियोलॉजिकल चेंजेस अंडर द अर्थ। ठीक है, वही चीज़ आ गई कि अर्थ की सरफेस के नीचे जब डेड एनिमल्स और प्लांट्स डीकम्पोज होते हैं, उन्हीं के रिजल्टेंट पेट्रोलियम बनता है। इट मीन्स ऑयल फ्रॉम द रॉक्स, इट इज अ डार्क ऑयली लिक्विड दैट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। तो फिर कोयले और पेट्रोलियम में फ़र्क क्या है? सबसे पहला तो हमें नज़र ही आता है कि लिक्विड फॉर्म में है और वो सॉलिड फॉर्म में है। दूसरी चीज़ जो हम पढ़ेंगे, खास बात वो ये है कि ये जब डेड ऑर्गेनिज्म जो हमने पढ़ा, एनिमल और प्लांट्स, जब ये ज़मीन के नीचे गहराई में दब जाते हैं, कहाँ? समुद्रों में। ठीक है, जो ये डेड ऑर्गेनिज्म हैं, प्लांट्स हैं, चाहे एनिमल्स हैं, समुद्र की तलहटी में जब ये बैठ जाते हैं और इनके ऊपर बहुत सारी लेयर्स जमती चली जाती हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है?
हवा की एब्सेंस में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर के कारण ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इनके ऊपर की जो लेयर्स होती हैं वो कैसी होती चली जाती हैं, पोरस होती हैं, कुछ इम्परवियस होती हैं, कुछ पोरस होती हैं, और वहाँ से जो है ये स्टोर कर लिए जाते हैं पेट्रोलियम की फॉर्म में। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है हमने, इन पास्ट मैनी ऑर्गेनिजम्स वर लिविंग इन द सीज, समुद्र के अंदर। When these organisms got dead, their bodies got settled at the bottom of the sea and eventually layers of sand and clay got deposited over them. ठीक है, जो समुद्र में डेड बॉडीज होंगी वो कहाँ जाएंगी, वो तलहटी में चली जाएंगी और उनके ऊपर जो है सैंड है, क्ले है, दूसरे डिपॉजिट है, वो जमते चले जाएंगे। एंड मिलियन ऑफ ईयर्स के बाद एब्सेंस, एयर की एब्सेंस में टेम्परेचर एंड प्रेशर कन्वर्टेड देम इनटू पेट्रोलियम। क्लियर, आ गया आपको समझ में? तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, जो पेट्रोलियम है वो हमें मेनली हम देख रहे हैं कि जहाँ कभी पानी था, पानी के नीचे की, ठीक है, वहाँ हमें मिल रहा है, और जो फॉसिल फ्यूल्स है मेनली हमें लैंड के नीचे मिल रहे हैं। अब आप जैसे बहुत सारे लोग पूछ सकते हैं कि मैम जैसे हम बात करें कि बाड़मेर में जो है ऑयल रिजर्वायर्स हमें मिले हैं, तो वहाँ तो समुद्र नहीं, लेकिन हम लाखों सालों, करोड़ों सालों पहले की बात कर रहे हैं, तो उस समय वहाँ कहीं ना कहीं पानी था। ठीक है, तो चलिए ये हुआ हमारा पेट्रोलियम। अब ये हमारे पास कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं पेट्रोलियम के, और उनके यूजेस साथ साथ में दिए गए हैं। देखिए, जैसे पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म, जिसे हम एलपीजी कहते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो हम अपने घरों में या इंडस्ट्री में एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं। पेट्रोल है जो हम मोटर फ्यूल्स हैं या एविएशन फ्यूल हैं या ड्राई क्लीनिंग में हम इनको यूज़ करते हैं। केरोसिन भी है जो हम स्टोव्स में, लैम्प्स में, या जेट एयरक्राफ्ट जो हैं उसमें भी हम यूज़ करते हैं। डीजल हुआ हमारा, इसको भी हम हैवी मोटर व्हीकल्स हैं या जनरेटर्स हैं उनमें यूज़ करते हैं। लुब्रिकेटिंग ऑयल, लुब्रिकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। पैराफिन वैक्स होता है जो ऑइंटमेंट, जो हमारी तरह की मेडिसिन हैं, ट्यूब्स हैं, कैंडल्स होती हैं, मोमबत्तियाँ, वैसलिन्स हैं, इन सब में यूज़ करते हैं। और बिटुमिन है, जैसे उसको हम पेंट है या रोड सरफेसिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये हमारे अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं जो हमें पेट्रोलियम से मिलते हैं। तो अगर हम देखें पेट्रोलियम से ये प्रोडक्ट हमें कैसे मिलते हैं, ये हमें मिलते हैं रिफाइनिंग के थ्रू। रिफाइनिंग जिसे हम कहते हैं परिष्करण। ठीक है, तो पेट्रोलियम का जो परिष्करण है, जो प्रोसेस है, यानी कि ये जो भी प्रोडक्ट हमने पढ़े, जैसे पैराफिन है या डीजल है, कोलतार है, नेचुरल गैस है, इन सबको अलग करने का जो प्रोसेस है उसी को हम क्या कह देते हैं, पेट्रोलियम रिफाइनिंग। तो हमारे पास एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में एक कंटेनर होता है, उसमें अलग अलग फ्रैक्शंस होते हैं, जिसमें हम जो क्रूड ऑयल है, यानी कि जो मिक्सचर है इन सब चीज़ों का, जो रॉ मटेरियल हमें अर्थ के नीचे से मिला है, उसको हम डालते हैं, उसको गर्म करते हैं, और अलग अलग टेम्परेचर पर हमें ये सब चीज़ें अलग अलग मिल जाती हैं। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, पेट्रोलियम रिफाइनिंग या फिर पेट्रोलियम परिष्करण। ठीक है, तो अब जो प्रोडक्ट हमें, जैसे अभी हमने पीछे पढ़े, वही हमारे पेट्रोलियम के प्रोडक्ट भी होंगे बीच बीच में। जैसे नेचुरल गैस है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल दैट इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एंड इज ईजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स एंड रेफर टू एज सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हम इसे कहते हैं ना। इट इज़ अ नॉन पॉल्यूटिंग फ्यूल, इट हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर। सीएनजी के बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। कोल, कोयला हुआ, जैसे ये भी एक फॉसिल फ्यूल है, फॉर्म बाय द डिके ऑफ वेजिटेशन विच इज एग्जिस्टेड मिलियन ऑफ ईयर्स अगो। हम अभी पीछे पढ़ चुके हैं ना, कोयल गैस है, कोयला गैस है, तो फ्यूल के तौर पर इनको यूज़ किया जाता है। ये देखिए, ये रहा हमारे पास डायग्राम, ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हमारा हो रहा है, ये अलग अलग फ्रैक्शंस बने हुए हैं, जहाँ से जो है हमने क्या किया, क्रूड ऑयल को भेजा, और इधर से आप देख रहे हैं इसको हीट मिल रही है, और अलग अलग टेम्परेचर पर ये सारी चीज़ें आपको मिल रही है। देखिए, ये सबसे पहले जो रेजिड्यू बच जाता है, कोल टार जैसे हम कह रहे हैं, इनसे रोड्स बनती हैं, सड़कें बनाने का काम किया जाता है। लगभग 600 डिग्री सेल्सियस पर जो फ्यूल ऑयल है वो निकाला जाता है, सेपरेट किया जाता है, जो शिप्स में और फैक्ट्रीज में यूज़ किया जाता है। फॉर्मूला आप देख लीजिए, C20 से C70 तक होता है। इसके बाद हम देखें तो 270 के बीच में डीजल ऑयल हमें मिलता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल हमें मिलता है, जिसको वैक्स के लिए, पॉलिशिंग के लिए यूज़ किया जाता है। डीजल ऑयल हम जानते हैं ट्रेन में यूज़ किया जाता है, जनरेटर्स में यूज़ किया जाता है। यहीं 170 पर हमें फिर केरोसिन मिलता है, जो हम जेट फ्यूल जिसे कहते हैं, या स्टोव्स में हम यूज़ करते हैं। पेट्रोल हमें मिल जाता है लगभग 120 डिग्री सेल्सियस पर, और कार्बन हमें इसमें मिलते हैं, कार्बन 5 से C10 तक, 10 तक कार्बन इसमें हो सकता है, और गैसोलीन में इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, और नेफ्था, जो हमने नेफ्थलीन बॉल्स की बात की थी, वो हमें लगभग 70 डिग्री सेल्सियस पर मिलती हैं, जिसमें हमें कार्बन 5 से कार्बन 9 तक होते हैं। अलग अलग केमिकल्स बनाने में इनका यूज़ किया जाता है। और वहीं अगर हम देखें सबसे ऊपर हल्की होंगी गैसेज होंगी, वो ऊपर आ जाएंगी, तो ये हमें गैसेज मिल जाती हैं, जिसमें C1 से C4 तक की फॉर्मेशन हमें मिलती है लगभग 20 डिग्री सेल्सियस पर। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जिसे हम
कह सकते हैं ना, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो चलिए, ये अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग हाइड्रोकार्बन्स वाले हमें प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो इस चार्ट को, इस डायग्राम को आप देख सकते हैं और बड़े अच्छे से आप इसको समझ सकते हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की। कंप्रेस्ड मतलब क्या? कंप्रेस्ड मतलब दबाना, ठीक है, प्रेशर डालना। तो जब हम नेचुरल गैस को स्टोर करने के लिए हाई प्रेशर डालते हैं उसके ऊपर, तो उसी को हम क्या कह देते हैं? CNG, यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। When natural gas is stored under high pressure, it is termed as CNG. क्लियर? अब इसके फायदे क्या हैं? सबसे पहले इको फ्रेंडली है, पोल्यूशन क्रिएट नहीं करती है। डायरेक्टली घरों में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। पाइपलाइंस के थ्रू हम इनको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, यानी कि इसका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत इजी है, रिस्की इतना ज़्यादा नहीं है। एप्लीकेशन हम देखें, ऑटोमोबाइल्स में हम इसको यूज़ करते हैं, केमिकल्स हैं, फर्टिलाइजर्स बनाने में हम इनका यूज़ करते हैं। और वही अब जैसे हमने कहा कि पाइपलाइन जो वडोदरा के अंदर बनी है, सम एरियाज ऑफ दिल्ली यूज फॉर सप्लाइंग CNG। इट इज़ यूज्ड एज स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा CNG। अब हम देखें, जो अभी हमने नेचुरल रिसोर्सेज पढ़े हैं, इनके लिमिटेशंस की अगर हम बात करें, यानी कि इनकी सीमाएं, अब जो चीज़ें हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं और उनके साथ साथ क्या है, कुछ लिमिट भी हमारे लिए होती हैं। अब हम जानते हैं जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, जब हम इन्हें जलाते हैं तो बहुत ज़्यादा जो है ये धुआं जनरेट करते हैं। केमिकल्स जो इनके अंदर होते हैं वो जनरेट होते हैं, वो अल्टीमेटली कहाँ पहुँचते हैं? हमारे एनवायरनमेंट में, और उस एनवायरनमेंट से हमारी बॉडी के अंदर। तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं, एनवायरनमेंट में तरह तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। पेट्रोलियम की अगर हम बात करें, जैसे अगर सरफेस पर रिलीज़ हो जाए, वाटर सरफेस पर रिलीज़ हो जाए, तो जो मेराइन वाटर एनिमल्स, मेराइन एनिमल्स हैं, वो सफ़र कर जाते हैं, उनको ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाती है। तो बहुत सारी एनवायरमेंटल इश्यूज़ हैं जो इनके साथ जुड़े हुए हैं, हेल्थ इश्यूज़ हैं। तो और जो सबसे बड़ी बात हम देख रहे हैं कि ये क्या है, एग्जॉस्टिबल हैं। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमारे पास में, कुछ जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, इनको हज़ारों लाखों साल लग जाते हैं बनने में, लेकिन जिस स्पीड से इनकी डिमांड बढ़ रही है, इनको यूज़ किया जा रहा है, उतनी सप्लाई, वो बैलेंस जो है वो नहीं बन पा रहा। तो अगर इसी स्पीड से यूज़ होते रहे तो देयर विल बी स्कार्सिटी ऑफ दीज रिसोर्सेज। हो क्या जाएगी, हो ही चुकी है ना। तो बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन हो रहा है, और जब इन फ्यूल्स को जलाते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। सो दीज फ्यूल्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द ग्लोबल वार्मिंग। अब हम जानते हैं कि ये जब फ्यूल रिलीज होता है तो कार्बन रिलीज होता है इनमें से, है ना, और ये जो कार्बन है CO2 की फॉर्म में हमारे एटमॉस्फेयर पर एक लेयर बना लेता है। और जो सूरज की किरणें जो हमारी अर्थ पर आती हैं, तो जो यूजफुल रेज होती हैं वो हमारी अर्थ के अंदर आ जाती हैं, जो हार्मफुल होती हैं वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। लेकिन इस लेयर के कारण, ये जो कार्बन की लेयर बन गई है, इस लेयर के कारण ये जो रेज हैं, सारी रेज अंदर आ जाती हैं, लेकिन वापस रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती। यहाँ से जो रिफ्लेक्ट हो रही थी वो नहीं हो पाती। तो जब ये यहाँ पर आ जाएंगे तो क्या होगा, हमारी अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर ये हमारी अर्थ मान ले तो ये जो रेज यहाँ पर आएंगी हमारी अर्थ के टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगी। इसी को हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। जब सूरज की आप इमेजिन कीजिए, आप लगातार धूप में बैठे, कुछ देर बैठे, अब जैसे गर्मी का मौसम है, आप हमें वैसे ही हालत ख़राब हो जाती है, तो अगर आपको 1 घंटा अगर कह दिया जाए आप धूप में बैठे तो हमारी क्या हालत हो जाएगी। तो आप इमेजिन कर लीजिए, ये अर्थ बेचारी हमारी लगातार जो है इस धूप में, कड़कती धूप में बैठी हुई है, तो इसकी क्या हालत होगी, है ना। तो समझने वाली चीज़ है ये। हैंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मच इंपॉर्टेंट टू यूज़ दीज फ्यूल्स वाइजली। तो जो भी फ्यूल्स हम यूज़ कर रहे हैं उनको बहुत सावधानी से बरतें, जब ज़रूरत हो हम तभी बरतें, ताकि हमारे इस अर्थ को हम बचा सकें, अर्थ के एनवायरनमेंट को हम बचा सकें। ओके, तो अब यहाँ पर हम प्रिवेंटिव मेजर्स की बात कर रहे हैं। जो हमारा पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन यानी कि PCRA है, उनकी तरफ से कुछ गाइडलाइंस जारी की जाती हैं कि हम कैसे इसको, जो हमारा पोल्यूशन है या प्रिवेंटिव मेजर्स है, हम कैसे फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ड्राइव व्हीकल्स एट एवरेज एंड कांस्टेंट स्पीड, जो हमारी इकोनॉमी स्पीड हम कहते हैं, उस पर हम चलाएं, ना कम ना ज़्यादा। तो जो हमारे फ्यूल हैं उसको हम प्रिजर्व कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। व्हेन नॉट नेसेसरी शट डाउन द व्हीकल्स इंजिन्स, जैसे हम ट्रैफिक जाम में खड़े हैं या ट्रैफिक लाइट्स पर हम खड़े हैं, हम नहीं निकल पा रहे हैं कहीं, तो हम अपने व्हीकल्स को बंद कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी चीज़ है ये। मेक श्योर प्रेशर इन टायर इज़ करेक्ट, जो हमारे व्हीकल्स हैं उनमें एयर प्रेशर को हमें ध्यान रखना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। ऑलवेज कीप व्हीकल्स अंडर गुड कंडीशन,
पॉल्यूशन है हमें उसका प्रॉपर चेक करवाना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें जो हैं हमारे फ्यूल की जो है कंजम्पशन को निर्धारित करती हैं। तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए जो प्रिवेंटिव मेजर्स हमें बताए गए हैं उनको फॉलो करना चाहिए, और अपनी तरीके से हम जो भी कर सकें वो जैसे कार पुलिंग है, बाइक पुलिंग है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करना, साइकिलिंग को यूज़ करना, बाइसिकल्स को यूज़ करना, वॉकिंग डिस्टेंस है तो उसे वॉक करना। तो ये बहुत जनरल सी चीज़ें हैं जो हमें पता है और कोई बताने वाली बात इसमें नहीं है। तो इन तरीक़ों से हम अपनी अर्थ को और इन रिसोर्सेज को हम कंजर्व कर सकते हैं। तो चलिए, ये था हमारा आज का चैप्टर, कंप्लीट हो चुका है ये। सारी चीज़ें हमने इसमें क्लियर कर ली हैं। तो फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें और पढ़ते रहें। अपना ध्यान रखें। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग द वीडियोज़, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।